ये एक समय की बात है। नाते पुते गांव में भूषण नाम का एक गरीब चाय बेचने वाला रहता था। वो बहुत मजेदार चाय बनाता था। उसकी चाय पीकर गांव के लोग कहते थे, वाह, क्या चाय बनाते हो भूषण, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उसके बाजू में एक और चाय वाला था जिसका नाम मनु था। मनु भी चाय बनाता था, लेकिन मनु की चाय कोई नहीं पीता था, और अगर कोई गलती से पी ले तो ये कहता था, कैसी घटिया चाय बनाते हो, इससे अच्छा तो हम ना ही पी ले वही अच्छा है। हाँ मनु, कुछ तुम भूषण से सीखो, वो कितनी बढ़िया चाय बनाता है। ऐसा बोलकर मनु के सारे ग्राहक भूषण पास चले जाते रहते हैं। ये देखकर मनु को बहुत गुस्सा आते रहता है। ऐसा होते देखकर मनु एक दिन भूषण को बर्बाद करने का सोचता है। मनु चाय पत्ती बेचने वाले के पास चला जाता है, जहां से भूषण हमेशा चाय पत्ती लेते रहता है, और मनु चाय पत्ती वाले से कहता है, हरिया, मैं तुमसे कुछ सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? हरिया, तुम भूषण को अच्छी चाय पत्ती नहीं बल्कि बहुत बेकार चाय पत्ती दोगे आज से। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं तुम्हें दिन के 1,000 रुपये दूंगा। तब तो ठीक है। अब भूषण को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगले दिन भूषण की चाय लोग पीकर हैरान हो गए और कहने लगे, बहुत घटिया चाय बनाई है भूषण आज तुमने। अरे ये कैसे हो गया, आज मैंने तो सब बराबर डाला था। और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए, फिर भी भूषण के चाय का टेस्ट सही नहीं हुआ, और उसके ग्राहक मनु के पास जाने लगे। और देखते ही देखते भूषण के सारे ग्राहक मनु के पास ही जाने लगे। यूं ही कुछ दिन गुजर गए। अब भूषण का कारोबार खत्म ही होने आ चुका था। एक दिन मनु कहीं जाता रहता है कि अचानक वो चक्कर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंख चली जाती है। उसको एहसास हो जाता है ये सब उसके गलत करनियों का नतीजा है। उसने भूषण का काम छीना और भगवान उसकी आंखें। उसके बाद वो भूषण को अपने घर बुलाता है और बुलाकर माफी मांगता है। भूषण, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसी धोखे की सजा मुझे आज भगवान ने दे दी है। कैसा धोखा मनु? मैंने ही तुम्हारा कारोबार चौपट किया है हरिया के साथ मिलकर। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तुमने जो भी किया गलत था, लेकिन मैंने तुमको माफ कर दिया, और मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। और कुछ देर बाद भूषण वहां से चला जाता है। मनु अपनी पत्नी के साथ बात करते रहता है कि अचानक उसे आंखों से दिखने लग जाता है, और मनु और भूषण फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये एक समय की बात है। सोलापुर गांव में किशन नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके घर का गुजारा मजदूरी करने के बाद ही चलता था। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम रवि और बेटी का नाम अदिति था, और दोनों बच्चे पढ़ाई करते थे। दिन ब दिन किशन को ज्यादा मजदूरी करने से बहुत तबीयत खराब हो रही थी, और घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा था। ये देखकर किशन की पत्नी किशन से कहती है, अजी आप कोई और दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? तुम सही कहती हो सुनीता, सोच रहा था समोसे का ठेला लगा लूं। हाँ जी, घर में कुछ बचे हुए पैसे हैं, आप उन्हीं पैसों से काम शुरू कर लो। किशन दूसरे दिन ही समोसे का ठेला लगाता है। शुरू शुरू तो कोई भी उसके समोसे खाने उसके ठेले के पास नहीं आता। कुछ दिनों बाद लोगों को उसके समोसे काफी पसंद आने लगे और उसका ठेला अच्छे से चलने लगा। किशन का ठेला अच्छा चलते रहता है कि अचानक ये खबर गांव के जमींदार को पता चल जाती है, और जमींदार दूसरे ही दिन किशन को अपने घर बुलाता है। और किशन जमींदार के घर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जमींदार जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? किशन, सुना है तुम्हारा ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। जमींदार जी, बस भगवान की कृपा है। देखो किशन, अगर ठेला लगाना है तो तुम्हें मुझे महीने के 1 लाख रुपए देने होंगे।
नहीं जमींदार जी, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा, बस ये ठेला लगाकर मेरा घर का गुजारा चल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। अगर महीने के 1 लाख दोगे तो तभी इस गांव में ठेला लगाने दूंगा, वरना तुम इस गांव में कहीं भी नहीं लगा सकते। लेकिन जमींदार जी, ये तो बहुत जास्ती है। मुझसे बहस न करो वरना इस गांव से निकाल दूंगा। अब यहां से निकलो और जो बोला है वो करो, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूं। जमींदार की बातें सुनकर किशन अपने घर वापस आ जाता है और आकर अपनी पत्नी को ये सारी बातें बता देता है। और किशन की पत्नी कहती है, रहने दो जी, हम कोई दूसरा और काम कर लेंगे। जमींदार पास बहुत पैसे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम सही कहती हो सुनीता, मैं कल ही कोई दूसरा काम ढूंढने चला जाता हूँ। और दूसरे दिन जमींदार किशन के ठेले की जगह अपना ठेला लगा देता है और बहुत महंगे समोसे बेचने लगता है। कुछ दिनों बाद समोसे के ठेले की वजह से जमींदार को बहुत नुकसान होने लगा और जमींदार ने ठेला लगाना बंद कर दिया। तुम ठीक कहते हो लल्लू, मैंने शायद बहुत जास्ती की है किशन के साथ। क्या हुआ जमींदार जी, आपने मुझे फिर क्यों बुलाया? किशन, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। तुम कल अपना फिर से ठेला लगा लो। ये सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और फिर से ठेला लगाता है और वो और उसका परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है। सीतापुर गांव में हरिया नाम का एक मजदूर रहता था। हरिया गोदाम में काम करता था। हरिया का सेठ बहुत बदतमीज था। गांव के लोग उसे सेठ धनीराम के नाम से जानते थे। धनीराम को अपनी अमीरी पर बहुत गुरूर था। सेठ धनीराम का एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। उसके बेटे को अपने पिता के पैसों पर बहुत गुरूर था। रमेश बहुत बिगड़ गया था। वो हर दिन गोदाम में चला आता और वहां जाकर मजदूरों को तंग करता। सेठ धनीराम का बेटा बड़ा हो गया और वो बड़ा होते होते और बिगड़ गया। वो आए दिन गोदाम में चला आता और आकर मजदूरों को बहुत जलील करता और वो सबसे ज्यादा हरिया को तंग करता। उस पर बहुत सारे इल्जाम लगाता। हरिया को बहुत बुरा लगता लेकिन वो कुछ ना कहता। उसकी मजबूरी थी, वो चुप रहता और रमेश की बातें चुपचाप सुन लेता। सेठ धनीराम अपने बेटे रमेश पर बहुत भरोसा करता। एक दिन धनीराम के बेटे को पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई। धनीराम का बेटा बहुत परेशान हो गया। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं पिताजी के गले में से पैसे चोरी कर लूं और इल्जाम हरिया पर डाल दूं। पिताजी तो हरिया को ही चोर समझेंगे। रात हो गई। धनीराम का बेटा चुपके से घर से बाहर निकलता है और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गोदाम के पास चले जाते हैं। गोदाम खोलकर पैसे चोरी करते हैं। चोरी कर कर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाती है, सेठ धनीराम गोदाम की ओर चला जाता है। सेठ धनीराम पैसों की गिनती करते रहता है कि अचानक उसको पैसों में कमी दिखती है। अरे ओ हरिया, इसमें पैसे कम लग रहे हैं मुझको। पिताजी मुझे तो ये सब हरिया का ही किया धरा लगता है। अरे ओ हरिया, इधर आ। क्या हुआ सेठ जी, आपने बुलाया मुझे?
अरे ओ हरिया, इसमें तो पैसों की कमी आ रही है। कहीं तूने तो नहीं लिए ना पैसे? सेठ, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको शायद गलत फहमी हुई होगी। देखो हरिया, कम है तो कटेगा तुम्हारे ही खाते से, समझोगे हो? सेठ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पर इतना जुल्म ना करे। और इतना होने के बाद सेठ धनीराम वहां से चला जाता है। सेठ धनीराम के बेटे को चोरी करने की लत लग जाती है और वो आए दिन कुछ न कुछ चोरी करते रहता था। कुछ समय बाद धनीराम का बेटा फिर एक बार अपने पिता के पैसे चोरी करने का सोचता है और वो चाबियां लेने के लिए अपने पिता के कमरे में चला जाता है। सेठ धनीराम सोने का नाटक करता है और धनीराम का बेटा चाबियां लेकर चला जाता है। सेठ धनीराम उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता है और देखता है उसका बेटा ही उसके पैसे चोरी कर रहा है। वो कुछ नहीं करता, बस वहां से चला आता है और धनीराम का बेटा वापस आकर चाबियां वहीं रखकर चला जाता है। सुबह होती है और सेठ धनीराम गोदाम के लिए निकल जाता है। वहां जाकर और वो हरिया को और अपने बेटे को बुलाता है। हरिया, अरे ओ हरिया, जरा इधर तो आना। अरे ओ बेटा रमेश, तू भी जरा इधर आना। जी सेठ जी। जी पिताजी, बोलिए। बेटा, ये पैसे तो गिनना जरा। मैंने कल 50,000 रुपये रख के गए थे, थोड़ा मुझे गिन के बता दे। पिताजी, इसमें तो बहुत सारे पैसे कम हैं पिताजी। हरिया, कहीं तूने तो नहीं लिए ना फिर से? हाँ पिताजी, मुझे तो लगता है हरिया ने ही चोरी किए होंगे। बेटा, मैंने कल रात सब देखा है तेरा नाटक। ये सुनकर धनीराम रमेश को चाटा लगा देता है और कहता है, हरिया, मुझे माफ़ कर दे, मेरे हाथ से गलती हो गई। मैंने तुझे बहुत गलत समझा और मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। यूं ही दिन गुजर रहे थे कि अचानक सेठ धनीराम को कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से उसको गांव छोड़कर जाना पड़ा और हरिया बेरोजगार हो गया। हरिया एक दिन काम ढूंढते हुए बाजार के रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसने देखा सुनीता नाम की एक बहुत बड़ी जमींदार सब्जी खरीद रही थी। सुनीता ने बहुत सोना पहन रखा था। उसका एक सोने का हार अचानक सब्जी खरीदते वक्त गिर गया। वो हार हरिया ने देख लिया। हरिया सुनीता को आवाज देता है, मालकिन रुक जाइए, मालकिन, मालकिन आपका कुछ गिरा है। हरिया ने सुनीता का बहुत पीछा किया। सुनीता अपने घर पहुंच गई। घर आकर उसने देखा हार तो कहीं खो गया है और वो बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। सुनीता के पति ने उसे समझाया और कहा, रहने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे, तुम ज्यादा परेशान ना हो। सुनीता ने कहा, नहीं, वो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। हरिया इतने में सुनीता के घर आ गया।
हरिया ने आवाज दी। कौन है? अंदर आ सकता है। तुम कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? हरिया बोला। सेठ जी, ये आपके पत्नी का हार बाजार में सब्जी लेते वक्त गिर गया था। मैंने बहुत आवाज दी, लेकिन मालकिन जी ने नहीं सुना। हरिया ये कहते हुए सुनीता को उसका हार वापस कर दिया। सुनीता के पति ने हरिया को धन्यवाद कहा। सुनीता के पति ने बातों ही बातों में हरिया को उसके काम के बारे में पूछा। तब हरिया ने अपनी समस्या बताई। हरिया ने अपने काम के बारे में बता दिया। सुनीता और सुनीता के पति ने कहा, हरिया, क्या तुम हमारे यहाँ काम करना पसंद करोगे? ये बात सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और कहा, मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे काम दिया, मेरी बहुत सारी परेशानी दूर हो गई। ये खबर सुनकर ज्योति बहुत खुश होती है। हरिया अगले दिन काम पे चला जाता है और हरिया मन लगाकर काम करने लगता है। जमींदार सुनीता की एक बेटी थी जिसका नाम सुनैना था। हरिया सुनैना को भी अपनी बेटी ज्योति की तरह मानता था। कुछ दिनों बाद दिवाली का समय आ जाता है। हरिया अपनी तनख्वाह कम रहने की वजह से अपनी बेटी ज्योति की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। हरिया की कमाई से सिर्फ उसके खाने पीने का खर्चा चल रहा था। ज्योति अपनी पिता की यह हालत देखकर कुछ ना कहती, लेकिन हरिया सब समझ जाता। हरिया कुछ नहीं कहता। हरिया को अपने हालत पर बहुत दुख होता। दिवाली रहते कारण हरिया को काम से एक दिन बहुत ही देर हो जाती है। ज्योति बहुत परेशान हो जाती है। काफी देर होने के बाद ज्योति जमींदार सुनीता के घर चली जाती है। ज्योति आवाज लगाती है, पिताजी, पिताजी। इतने में वहां सुनीता की बेटी सुनैना आ जाती है। सुनैना ज्योति से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मैं हरिया की बेटी हूँ। मेरे पिताजी आपके यहाँ काम करते हैं। मेरे पिताजी अभी तक घर नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ चली आई। नैना कहती है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आज तो दिवाली का दिन है। क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? और ज्योति कहती है, मेरे पास दिवाली के लिए पहनने को कपड़े ही नहीं हैं। सुनैना उसे अंदर आने को कहती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। कुछ देर बाद हरिया आ जाता है और ज्योति से पूछता है, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ज्योति कहती है, पिताजी आप घर नहीं आए, इसलिए मैं परेशान होकर यहाँ चली आई। अच्छा, ठीक है बेटी, मैं काम खत्म कर लूँ, फिर साथ चलते हैं। तुम तब तक सुनैना बेटी के साथ खेलो। और ज्योति सुनैना के साथ खेलने लगती है। सुनैना को बहुत अच्छा लगता है।
इतने में सुनीता कपड़े की खरीदारी कर कर घर वापस आ जाती है और सुनैना से पूछती है, ये लड़की कौन है? और सुनैना कहती है, ये हरिया मामा की बेटी ज्योति है। तो तुम हरिया की बेटी हो? ज्योति कहती है, जी मालकिन। सुनीता को ज्योति की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। सुनीता को विचार आता है, क्यों ना मैं ज्योति को कपड़े ही दे दूं? ये कहते हुए सुनीता ज्योति को कपड़े दे देती है। ज्योति बहुत खुश होती है और धन्यवाद कहती है। हरिया और उसकी बेटी ज्योति घर खुशी खुशी वापस लौट आते हैं और खुशी से दिवाली मनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, ईमानदारी करने से जिंदगी में कभी गलत नहीं होता। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हरिया अपने गरीब जिंदगी से परेशान होकर कहीं दूर चला जाता रहता है कि अचानक उसे पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस दिखाई देता है। अब आगे देखें। अरे लल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है भाई? लल्लू, मैं हरिया हूँ। और बताओ हरिया, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। चलो लल्लू, मैं अब चलता हूँ। लल्लू आंख से अंधा होता है। इतना कहकर हरिया वहां से पैसों का सूटकेस लेकर चला जाता है। हरिया पैसों से भरा हुआ सूटकेस अपने घर ले जाता है। ये देखो शारदा, मुझे क्या मिला। इतने सारे पैसे। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हमारा भी बड़ा घर होगा। बहुत सारे पैसे हैं। शारदा कहती है, अजी सुनो, यह सूटकेस जहाँ था आप वहाँ ही वापस रख कर आओ। हमें इस तरह के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है जो गलत तरीके से कमाया गया हो। तुम सही कहती हो। गलत तरीके से आया हुआ पैसा अच्छा नहीं रहता। मैं अभी जाके वहाँ पे वापस रख के आता हूँ। ये सब बातें लल्लू खिड़की में ठहर कर सुनते रहता है। हरिया इतना कहकर वहां से चला जाता है और हरिया पैसों का सूटकेस लेकर जाता ही रहता है कि अचानक श्याम नाम का एक आदमी पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखते रहता है और वो हरिया का पीछा करता है और हरिया वो सूटकेस वहां रख देता है जहां से उसने लिया था और हरिया वहां से चला जाता है और श्याम नाम का आदमी सूटकेस के पास आ जाता है। क्या वो सूटकेस उसने लिया और लल्लू की आंखें थी तो वह अंधे होने का नाटक क्यों कर रहा था? ये रहस्य जानने के लिए इसका आगे का भाग देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।